नमस्कार, आदाब। बोलना भारत पे आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर मुद्दा रोज गर्म होता चला जा रहा है, जहां उसे ठंडा होना चाहिए, लेकिन रोज नई-नई परतें खुलती चली जा रही हैं। अब आज और कल 2 चीज़ें ऐसी हो गई, एक तो उन 8 लोगों में अविनाश शुक्ला नाम के लड़के को जो है वो रिमांड पे लिया पुलिस वालों ने, और दूसरे वकीलों ने पूरा सड़क पे एक मार्च निकाल दिया, एक अलग एफआईआर के लिए। ये जो मुद्दा रोज बरोज गर्म होता चला जा रहा है और इसमें रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अलग से वकीलों की एक डिमांड हो रही है एफआईआर के लिए, जिस तरीके से एफआईआर हुई वो संतुष्ट नहीं है, और अलग डिमांड की जा रही है कि इसमें तो उन लोगों को फंसाया गया है जो बहुत मामूली, वो बड़े लोग जो जिसको बड़ी मछली कही जा रही है। हालांकि आपसे जानेंगे बाद में, लेकिन ये कि वो बड़ी मछली से भी बड़ी मछली है जिसको वो मगरमच्छ कहते हैं। लेकिन बड़ी मछली पे आ जाते हैं जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, 3 की बात हो रही जो वकीलों ने डिमांड की है। बहुत स्वागत है राम सागर गौतम जी आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर मुद्दा जो लगातार गर्म होता जा रहा है और रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं, क्या ये जो 3 लोगों की नाम की एफआईआर वकीलों ने डिमांड की है, जिसमें ये चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, क्या यहीं तक खेल है या इसके आगे तक खेल है? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, आपने मगरमच्छ का नाम लिया है। यहाँ मगरमच्छ भी नहीं रह गया, व्हेल आ गई। अच्छा। हाँ, ये व्हेल का ये जो कारनामे चल रहे हैं, ये व्हेल के कारनामे चल रहे हैं। मगरमच्छ वहाँ कहीं टिकता उकता नहीं है। हाँ हाँ, वो तो कई मगरमच्छ को खा जाए। हाँ, तो उसकी के और के एक साथ निकल जाती है। हाँ जी ये जी, बहुत बड़ी बात। राम मंदिर का प्रकरण ही हमारे देश में अंधविश्वास अपने चरम पे है। लोग अपनी सामर्थ्य पे, अपनी ताकत पे भरोसा न कर पाए, अपने ज्ञान पे भरोसा न कर पाए, अपनी विद्वता पे भरोसा न कर पाए, इसलिए धर्म की चाशनी से उसे लपेटा गया है। और आपको याद होगा, जब ऋग्वेद की रचना हुई तो ऋग्वेद में एक छांदस है जिसमें मंत्राधिनाम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधिनाम तस्मान ब्राह्मण देवता। इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया देवताओं के अधीन चलती है, लेकिन देवता खुद नहीं चल पाते, वो स्वतंत्र नहीं है। देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र जैसे चाहता है वैसे देवता चलते हैं, और मंत्र भी स्वतंत्र नहीं है। मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, ब्राह्मणों के अधीन मंत्र, मंत्रों के अधीन देवता। इसलिए पूरी धरती का अगर कोई भूसुर है, पूरी धरती पे कोई देवता है तो वो ब्राह्मण। ऐसी स्थिति में जब इस नैरेटिव को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात समझ में आती है कि किस तरह से एक साजिश, बड़ी साजिश की गई है इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए। जहां तक राम मंदिर का प्रकरण है, वो हम आप समझते हैं कि वो एक आस्था का केंद्र है। जिस चंपत राय की बात कर रहे हैं, जिस नृपेंद्र मिश्र की बात कर रहे हैं, और खासतौर से जिस वेल का नाम आप लेने से अपने आप को परहेज कर रहे हैं, दूर रख रहे हैं, उस वेल ने समझा ही था ये बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत बेहतरीन स्थान है भ्रष्टाचार करने का, धंधा चलाने का, ईश्वर के नाम पे अकूत संपत्तियां इकट्ठा करने का। अदरवाइज जो जमीन 2 करोड़ रुपए की खरीदी गई हो, और वही जब राम तीर्थ न्यास बनाया गया हो,
और उसे 2 घंटे के बाद ही 18 करोड़ में बेच दी जाए, जी रजिस्ट्रार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनकम टैक्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो इसका मतलब ये समझ में आने लगता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी के नाम पे क्लेप्टोक्रेसी शुरू हो गई है। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है भ्रष्ट लोगों का शासन। और आप देखेंगे कि इस देश में जिस फील्ड के महारथी भ्रष्ट हैं, वो सब इकट्ठे होकर के सरकार चला रहे हैं। अमेरिका का एक मंत्री आ जाता है, वो पूरे दावे के साथ कहता है कि मोदी को जिस दिन मैं चाहूंगा बर्बाद कर दूंगा। और ये इस बात को ट्रंप ने भी कहा। उसने ये कहा कि 2-2 चुनाव जी हमने अरबों रुपए, अरबों डॉलर खर्च करके ईवीएम हैक करके इसको जिताया है, और सीआईए इसको कंट्रोल करती है। ये मैं नहीं कह रहा। मैंने सही है वो। अभी मुद्दे पे आते हैं राम सागर जी, मैं क्योंकि ये विदेश नीति का मामला हो जाएगा। ये हम इस टाइम ये आ जा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन से लेके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए जाने तक में भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा और उसके संगठनों का रोल रहा। क्या इस चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी में भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ संलिप्तता है क्या? इस देश में उस जो वेल है, वेल के इशारे के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। इवन छोटी मछली पानी तक नहीं पी सकती और अपने से बड़ी मछली खाने की कोशिश ही नहीं कर सकती। जब उस समय भी प्रकरण था, आपको पता होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जी पूरा का पूरा जो आर्डर लिखा गया था उसको डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा। और डीवाई चंद्रचूड़ जब महाराष्ट्र में जाता है तो वहां ये कहता है कि जब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो मैं राम की मूर्ति के सामने जाकर के अपने आप को समर्पित कर दिया। जी और वहां से जो आकाशवाणी हुई हमें लिखी। तो रामलला भी एक पक्षकार थे, उसमें एक रामलला पक्षकार थे। और रामलला जब पक्षकार हो, उसी रामलला की मूर्ति के सामने बैठ करके जिसको जजमेंट लिखना हो वो जाकर के शरणागत हो और ये कहे कि वहां से जो मुझे आकाशवाणी हुई उसे हमने आदेश लिखा। आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल राम सागर जी, देखिए वो तो जो बातें थी, अब उस पे जाने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सी चीजें मानी भी कि नहीं, वहां कुछ ऐसा नहीं था, कभी मस्जिद कभी मंदिर नहीं था, वो रात में कूद के रखी गई मूर्ति, और ये सब चीजें मानने के बाद आस्था के नाम पे दे दिया। उसे खत्म करते हैं, वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। अब जैसे रिमांड पे जिस अविनाश शुक्ला को पुलिस ने लिया और रिमांड पे लेने के बाद उस लड़के ने कहा कि हाँ मैंने मोटरसाइकिल खरीदी। अब सवाल ये उठता है, कम से कम जो आरोप लगाया जा रहा है कि कम से कम 200 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला और घपला हुआ, चोरी हुई। अब क्या ये जो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बन रहा था कि एसआईटी गठित हुई और उसके बाद गिरफ्तारी भी दबाव में हो गई, लेकिन रिमांड पे नहीं कोई लिया गया, तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए पुलिस ने वो एक लड़के को पकड़ा और कहा कि हाँ बताओ, उससे कह दिया साइकिल, मैंने मोटरसाइकिल खरीदी? तो ये मतलब किस टाइप से आप इसको देख रहे हैं? आप हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था देखिए, फिर उसी के दायरे में रख करके इस प्रकरण को समझिए। कोई केस जाता है और किसी की हत्या होती है, एक व्यक्ति सबूतों के अभाव में छूट जाता है, कोर्ट उसको बरी कर दिया जाता है। और जब उसको कोर्ट बरी कर देता है तो क्या ये फिर उस हत्यारे की तलाश होती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। यहाँ भी कुछ इसी तरह होने जा रहा है कि एक को जिसको रिमांड पे लिया उसको प्रेशराइज करेंगे, उसको बलि का बकरा बनाएंगे और इसके बाद उसे इस आधार पे छोड़ दिया जाएगा कि उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई। जब संलिप्तता नहीं पाई गई तो केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के प्रक्रिया यहाँ नहीं शुरू की गई है, फिर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा।
आपका जो ये आकलन था, क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? तो कोशिश ही नहीं है कि वो तो बचाने का प्रयास पूरी तरह से कर दिया गया, क्योंकि उनको बलि का वो बकरा नहीं बना सकते जो अधकचरे टाइप के लोग जी हैं, और वो आज आज नहीं कल प्रेशर में खुलासा कर जी। दें, और खुलासा होने पर व्हेल तक का नाम आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उनको अरेस्ट नहीं किया जा क्योंकि सकता। क्योंकि क्योंकि लग ऐसा रहा है कि देखिए 3 लेयर समझ में आ रही। एक तो वो जो 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में भेज दिया गया। दूसरे लेयर की जो डिमांड हो रही है उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव हैं। ये तो दूसरी लेयर हो गई, जिसके लिए अब वकील भी सड़कों पे उतर आए हैं। अच्छा, एक तीसरी लेयर और है जो उससे भी बढ़ के है, ये जो बिल्कुल खामोश है और उस पे कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। उनमें एक तो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं जो निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे। उसके बाद एक नृत्य गोपाल दास जी हैं जो बीमार हैं, मेदांता में एडमिट है, और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनका हालचाल भी लेने गए। उसके बाद एक के शरण है, के पराशरण है, वो मेंबर हैं। तो ये जो तीसरे वाले लेयर में आते हैं जो लोग, इन पे खामोशी और चुपचाप बैठे भी। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा जी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन पे कुछ इंजीनियरों ने ये इल्जाम भी लगाया कि इसमें निर्माण समिति के टाइम पे निर्माण के नाम पे 40% कमीशन भी मांगा जा रहा था। अब इतना बड़ा निर्माण हो रहा था, 40% कितनी बड़ी उसकी धनराशि हो गई। तो ये जो 3 लोग हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ का कहना है कि उसके बाद भी एक लेयर है, लेकिन वो तो तब आएगी जब ये लोग गिरफ्त में आएंगे और निष्पक्ष जांच हो जाए इस पे। इनके 3 लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? जो नृपेंद्र मिश्रा है और नृत्य गोपाल दास जी हैं, वो तो बीमार हैं, और के शरण है, ऐसे 2-3 और भी कैरेक्टर हैं, ये जो इनके ऊपर बात नहीं हो रही। देखिए, आप जो है नृपेंद्र मिश्र के पराशरण की बात कर रहे हैं। के पराशरण वही हैं जिन्होंने केस को पूरी तरह से परस्यू किया था, प्लीडिंग की थी, वकालत किया था सुप्रीम कोर्ट में। उनको इसका जो है पारितोषिक दिया गया, उसमें सदस्य बना करके। हम इस बात को कह रहे हैं कि हम आप उसको आस्था समझते हैं, वो आस्था नहीं समझते, और जो इसे आस्था नहीं समझता वो अपना धंधा समझता है। तो उसमें 40% कमीशन, 50% कमीशन तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां तक नृपेंद्र मिश्र तक बात, और कहा के पराशरण तक की बात, चंपत राय जी चंपत हो ही गए हैं, वहां तक बात कभी भी नहीं पहुंचेगी। हाँ, वहां तक क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी बताते हैं पीएमओ में बड़े ऊपर ओहदे पे थे, काफी पावरफुल थे। वो कैबिनेट वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। कैबिनेट सेक्रेटरी में जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, 60 वर्ष की उम्र उनकी उम्र हो गई, इसके बाद उनको एक्सटेंशन अब दिया गया प्रधान था। सचिव बनाया गया। हाँ, फिर उनको एक्सटेंशन दिया गया था। एक्सटेंशन के बाद फिर यहाँ लाया गया है, तो जाहिर सी बात है कितने वो जो है माहिर व्यक्ति होंगे, वो आप समझ सकते हैं। तो वहां तक बात पहुंचने का मतलब ये है कि व्हेल के दांत गिनने की बारी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में न जांच एजेंसी में वो है, और जिन जांच एजेंसियों को दिया गया है, तो उन जांच एजेंसियों के पास, जैसे शेर क्या होता है, शेर से लोगों को डर इसलिए लगता है कि शेर के पास पंजे होते हैं और नाखून होते हैं, और इसके बाद दांत होता है। लेकिन आज जो जांच एजेंसी है वो बगैर नाखून के है, बगैर दांत के है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है क्या वाकई वो शिकार को धर दबोचेंगे? जो अपराधी सही, है जैसे उसे धर दबोचेंगे? एसआईटी की जगह जो है ये सीबीआई भी तो हो सकती थी। होने के लिए कोई भी जांच एजेंसी हो सकती थी। आपको जांच को प्रभावित कैसे किया जा सकता है? आपको एक प्रकरण आया मालूम होगा, अडानी का प्रकरण चल रहा था, वहां उसके जो है एक खुलासा हुआ जी था। तो उस खुलासे के बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट में जांच गई थी, और उस समय चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस जी। थे,
और वो आर्डर करने जा रहे थे सीबीआई जांच। जी आपको घटना याद होगी कि चंद्रचूड़ ने कोर्ट में ये कहा कि मेरे घर में कोई समस्या आ गई, मुझे अभी इस समय कोर्ट छोड़ के जाना जी पड़ेगा, लिहाजा मैं कोर्ट छोड़ के जा रहा हूं और मैं आज सुनवाई नहीं कर सकता। अब आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई चपरासी है क्या, बगैर उसके गए घर का कोई काम नहीं होगा। सही चीफ जस्टिस है, उसके आर्डर पे जब पूरा देश चलता है सही। तो वो तो किसी को फोन कर देगा, वो चल जाएगा। इसका मतलब कोई बड़ी मजबूरी थी उसकी। अब उसको मैं नहीं खुलासा नहीं करना नहीं नहीं, चाहता कि उसकी अब क्या अब मजबूरी। अब एक सवाल इस पे आ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं 35 सेकंड में उसको खत्म अच्छा कर अच्छा, दे जी रहा हूँ। जी तो हाँ, ऐसी स्थिति जी में वहां सीबीआई की जांच की बजाय सेबी को जांच करने का आर्डर पास किया गया। और सेबी न नाखून वाली है न दांत वाली जी। है। सेबी क्या जांच करेगी। सीबीआई की पहुंच होती तो सीबीआई को जांच से हटा दिया गया। जैसे आप यहाँ कह रहे हैं कि सीबीआई भी हो जी सकता है, तो सीबीआई जांच करेगी तो बहुत सारे लोग लपेटे में भी आ जी सकते जी। हैं। इसलिए एसआईटी ही पर्याप्त है। बिल्कुल सही आपने कहा। राम सागर जी, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, इसमें उत्तर प्रदेश और देश के विपक्षियों के या विपक्ष जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनको आप कैसे देख रहे हैं? वो उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, जहां तक विपक्षी पार्टियों की भूमिका का प्रश्न है, विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से भयभीत हैं। भयभीत। सत्ता के सामने लड़ने का पूरी तरह भयभीत है। सत्ता के सामने लड़ने का मादा खो चुकी है। इसलिए हो क्या रहा है कि आप ये देखिए, जब भयभीत हैं तो उन्होंने ये मान लिया कि मेरी दुकान का शटर खुलता रहना चाहिए। आज नहीं कल जब उधर ग्राहक नाराज होगा तो मेरे पास आ जाएगा। अभी इनसे विवाद लेना मुश्किल है, विवाद लेना मुनासिब नहीं जी। है। लिहाजा विपक्ष की पार्टियां उस तरह से आना ही नहीं चाहती। फॉर्मेलिटी के तौर पे कभी कभी विरोध दर्ज करा लेती हैं, जिसको खाना पूर्ति कांग्रेस के कहते हैं। अजय राय अपना डेलीगेशन लेके अयोध्या गए थे और वो हाउस अरेस्ट कर लिए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अयोध्या के इस मुद्दे के इतर कहीं इर्द गिर्द नजर नहीं आ रही है, जो मतलब सड़क पे आ जाए, जैसे कि कांग्रेस चली गई या वकील लोग पहुंच गए। इसका इसके पीछे क्या रीजन है? क्या वो भी भयभीत हैं क्या? देखिए, प्रश्न ये है, बिल्कुल भयभीत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप ये समझिए, अजय राय गए, अगर अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया या गेस्ट हाउस में अरेस्ट करके रख दिया गया, तो जो पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं वो पुलिस वाले वीडियो बनाने की अनुमति कैसे दे देंगे, जरा बताइए तो सही। हाँ, सही की बात। यानी कि ये सब फ्रेंडली सुनियोजित फाइट है। तरीके से था कि मतलब हम जाएंगे और आप ये ऐसे कर लीजिएगा, एक फॉर्मेलिटी हो ये जाए फ्रेंड बस, उसके बाद खत्म कहानी। ये फ्रेंडली फाइट है, ये फ्रेंडली फाइट है। चलिए, तो फ्रेंडली फाइट। बहुत बहुत धन्यवाद राम सागर जी, आपने अपना समय दिया और बहुत सी बातों पे चर्चा हुई। सारा कैलकुलेशन ये है कि इस राम मंदिर मुद्दे पे जो लगातार ये मुद्दा गरमाया जा रहा है, अभी आगे देखते हैं कि छोटी मछलियों के बाद मगरमच्छ और मगरमच्छ के बाद व्हेल का मामला कहाँ तक जाता है। वो व्हेल किस रूप में और किसके उसमें आते हैं कि वो तो वक्त और समय बताएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल छोटी मछलियों पे कार्रवाई है और मगरमच्छ तक जाने की डिमांड वकीलों ने कर दिया है। समय बताएगा कि उसके ऊपर और कहां तक ये जांच जाती है, और मुद्दा बहुत गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता भी उत्सुक है जानने के लिए। फिर किसी मुद्दे पे आएंगे। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।